आप सबको इस टाइम ऑलरेडी पता ही है कि इस समय यूरोप में क्या प्रॉब्लम चल रही है। बहुत समय, बहुत हफ्तों की टेंशन्स के बाद फाइनली रशिया ने अपने नेबरिंग कंट्री यूक्रेन पे अटैक कर दिया। 24 फरवरी को अटैक शुरू हुआ था और उसके पहले ऐसी वार्निंग्स दी गई थी यूक्रेन को कि वहां पे अटैक होने वाला है, बट ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं होगा, शायद बातों से ये जो हमला है ये टल जाएगा। पर रशिया ने ये अटैक किया क्यों? रशिया और यूक्रेन के जो लोग हैं उनकी हिस्ट्री बहुत सिमिलर है, उनका ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर है, सिमिलर भाषाएं हैं उनकी। तो फिर क्यों रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर? आज के वीडियो में हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी हिस्ट्री के बारे में, कि इतिहास में इन दोनों कंट्रीज के बीच में क्या हुआ था और क्यों आज बात यहाँ पे वॉर तक आ गई है। मैं अपने चैनल जिज्ञासियम पे जो जनरली वीडियोस बनाता हूँ हिस्ट्री के, उन सारे वीडियो से ये अलग है क्योंकि ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जो इस टाइम अभी हो रहा है, ये एक ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट है। इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बताऊंगा। पहली बात कि क्योंकि ये रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो अभी चल रहा है, तो जो मैं इसमें प्रेजेंट डिटेल्स दूंगा आपको कि ये अभी सिचुएशन क्या है, वो सिचुएशन वीडियो रिलीज करते समय तक शायद बदल चुकी होगी। तो ये पहली बात है। और दूसरी बात कि मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को, यानी इतिहास में क्या हुआ था इन दोनों कंट्रीज के बीच में, उसके ऊपर फोकस करूंगा। और कौन सी साइड सही है, कौन सी गलत है, इस डिस्कशन में मैं नहीं जाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1922 में, यानी आज से 100 साल पहले। इस साल में कुछ 15 कंट्रीज एक साथ आके उन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक संघ बनाया। इस संघ का, इस ग्रुप का नाम था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। अब क्योंकि इसमें इतनी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी और इसमें रशिया भी इन्वॉल्व था, तो एक काफी बड़ा एक संघ बन गया था ये। अगर आप देखें उस जमाने के मैप में तो ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक संघ था। और इसमें इस संघ का जो सेंट्रल, जो मेन गवर्नमेंट थी वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, जिसके लीडर थे लेनिन। तो ये संघ बनने के बाद इसमें जो सबसे, इस संघ का जो सबसे बड़ा कंट्री था वो था रशिया। तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग मिस्टेकनली रशिया को बोल देते हैं कि सोवियत यूनियन है, बट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सोवियत यूनियन एक संघ था जिसका रशिया एक मेंबर था और रशिया सबसे बड़ा मेंबर था, इसीलिए उसमें रशिया का डोमिनेंस रहता था। तो इसी संघ का एक मेंबर था जिसका नाम था यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो जब इतना बड़ा ये संघ था, इस संघ पे अटैक हुआ था 1941 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी ने ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च कर दिया था और इनको अटैक कर दिया था। ये जो पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी है कि कैसे शुरू हुआ, एक एक इवेंट कैसे उसका गुजरा, उसके बारे में मैंने एक अलग से एक लंबी सी सीरीज बना रहा हूं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसको देख के आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा कि कैसे वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी ने, जो हिटलर जिसको चला रहे थे, उन्होंने कैसे रशिया को, सोवियत यूनियन को अटैक किया था। तो जब 1941 में जर्मनी ने अटैक किया तो शुरुआत में जर्मनी को काफी सक्सेस मिली सोवियत यूनियन के अंदर और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन और बहुत लोगों की जान गई सोवियत यूनियन के अंदर। बट उसके बाद सोवियत यूनियन ने नाजी जर्मनी के एडवांस को रोका और उसके बाद इन्होंने काउंटर अटैक करना शुरू किया और अल्टीमेटली ये एलाइज के साथ मिले हुए थे सोवियत यूनियन लोग। तो इस पूरा, जब ये वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो डस्ट सेटल हुआ और लड़ाई जब खत्म हुई, तो सोवियत यूनियन एक विजेता था। अब वो लड़ा तो था एलाइज के साथ, यानी कि एक तरफ सोवियत यूनियन और उसके जर्मनी के वेस्ट साइड पे थे यूके, फ्रांस और फिर अमेरिका ने हेल्प की थी। तो ये एलाइज साइड के कंट्रीज थे। ये सोवियत यूनियन की जो पूरी, जो उनका एक संस्कृति है, उनका कल्चर, उनकी आइडियोलॉजीज, उनका पॉलिटिकल सिस्टम, ये वेस्टर्न कंट्रीज से पूरी तरह अलग था। इसीलिए हालांकि वो एक साइड पे लड़े थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बट फिर भी इनमें आपस में बहुत बनती नहीं थी और आपस में बहुत रंजिशें थी और सीक्रेट्स रहते थे, ये एक दूसरे पे स्पाई करते थे। और इसीलिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, तो उसके तुरंत बाद एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत ताकत बन के सामने आया था और इसीलिए उनके लिए एक नेचुरल सी बात हो जाती है कि जब आप इतनी बड़ी ताकत होते हो तो आपको काउंटर करने के लिए या आपको रोकने के लिए एक दूसरी ताकत खड़ी होती ही है। तो वो दूसरी ताकत थी अमेरिका के लिए सोवियत यूनियन। वो जानते थे अमेरिका लोग कि सोवियत यूनियन एक ऐसा देश है जिनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं इस समय और वही अमेरिका को चैलेंज कर सकते हैं और अमेरिका पे अटैक कर सकते हैं। इसीलिए सोवियत यूनियन से अपने आप को, और जितने बाकी यूरोप में कंट्रीज हैं, एक्चुअली अमेरिका के अलावा भी जो बाकी यूरोप में कंट्रीज थे जो सोवियत यूनियन से डिफरेंट थे, जैसे फ्रांस हो गया, यूके, ये दो बड़े कंट्रीज थे, और उसके अलावा जर्मनी भी, वेस्ट जर्मनी, ये जो नीचे वाले रीजन्स थे यूरोप के, ये चाहते थे कि अगर
कल सोवियत यूनियन डिसाइड करता है कि वो हम पे अटैक करेगा, तो हम लोग अपने आप को बचाएंगे कैसे? इसी वजह से सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए बहुत सारे देश, एक्चुअली कुल मिला के 12 देश एक साथ आए और उन देशों ने एक संघ बनाया और इस मिलिट्री अलायंस का नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में आप कहते हैं नेटो। तो इस प्रकार 1949 में यूएस, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और कुछ देशों ने मिलकर, कुल मिला के 12 देशों ने मिलकर नेटो का संगठन किया। अभी मिलिट्री अलायंस था, इसका मतलब यह हुआ कि ये कह रहे थे कि अगर किसी भी इस नेटो में जितने भी कंट्रीज हैं, किसी भी कंट्री पे किसी बाहरी कंट्री ने अटैक किया, किसी ऐसी कंट्री ने अटैक किया जो नेटो का हिस्सा नहीं है, तो यह माना जाएगा कि सारी कंट्रीज पर अटैक किया गया है और सारी कंट्रीज आके उस जिसने अटैक किया है उसके ऊपर काउंटर अटैक करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। इन्होंने ये डिसाइड किया और नेटो का संगठन ही इसलिए हुआ था कि सोवियत यूनियन का जो इतना इन्फ्लुएंस हो गया है या होगा आगे जाके, उसको रोकना जरूरी है। अब जब ये दो तरफ बट गई दुनिया, यूरोप में खासकर, एक तरफ नेटो एक तरफ सोवियत यूनियन, तब ये हो गया कि अब ये जो पावर्स हैं वो कुछ बैलेंस हो गई हैं। बट क्योंकि जब दो बड़े प्लेयर्स होते हैं उसमें, तो आप कॉन्स्टेंटली कोशिश करते हो कि आप सामने वाले से ज्यादा ताकतवर होने की कोशिश करते हो। तो ऐसा नहीं था कि 1949 में संगठन हुआ नेटो का और वो वहीं पे रुक गए, धीरे धीरे करके उसमें कंट्रीज और ऐड होती चली गई। और सोवियत यूनियन के साथ तो जो वो कंट्री, जो पूरा संगठन था सोवियत यूनियन का, वो तो वहीं का वहीं था। अब इसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है हमारी कहानी में 1991 में, जब सोवियत यूनियन में कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही थी, और सोवियत यूनियन ये जो पूरा संघ था 15 कंट्रीज का, वो बिखर गया, वो टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। और अब ये सारी जो कंट्रीज थी वो अलग अलग हो गई, वो अपने 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 देश बन गई। तो अब ये प्रॉब्लम हो गई कि अभी तक तो एक तरफ नेटो था, एक तरफ यूएसएसआर था, बट अब जब ये यूएसएसआर टूट गया तो वो अब रशिया को ऐसा लगने लगा कि अब हम तो कमजोर पड़ गए, क्योंकि वो तो संगठन बना हुआ और हम लोग तो बिखर चुके हैं। और उसके बाद नेटो में और धीरे धीरे करके कंट्रीज ऐड होती जा रही थी। 2004 में जो रशिया की नेबरिंग कंट्रीज थी, एस्टोनिया, लिथुएनिया और लातविया, ये तीनों कंट्रीज जाके नेटो में ऐड हो गई। ये ऐसी कंट्रीज थी जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थी। तो इसकी वजह से सोवियत यूनियन की टेंशन्स और बढ़ी कि यार ये जो कंट्रीज हैं ये तो हमारी सोवियत यूनियन की कंट्रीज थी, ये कैसे जाके उनसे मिल रही हैं। और इस प्रकार जो नेटो का इन्फ्लुएंस है नॉर्दर्न यूरोप में वो बढ़ता जा रहा था। तो 2004 के बाद अगर आप मैप में देखें तो रशिया के आसपास की बहुत सारी जो कंट्रीज थी, कुछ तो बॉर्डर वाली कंट्रीज भी थी, जो कि अब नेटो का हिस्सा बन चुकी थी। और ये बहुत बड़े कंसर्न की बात थी, बहुत बड़ा एक चैलेंज था रशिया के लिए। और क्योंकि नेटो लगातार साइज में बढ़ रहा था और कंट्रीज उसमें ऐड हो रही थी, तो ये भी एक टेंशन का रीजन था रशिया के लिए। अगर आज की तारीख की बात करें तो नेटो में आज कंट्रीज हैं। तो यहां पे सवाल यह आता है कि अगर कोई कंट्री अपनी मर्जी से जाके, वो एक स्वतंत्र कंट्री है, उनकी मर्जी है कि वो जाके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, तो उसमें रशिया को क्या प्रॉब्लम है? उनकी कंट्री है, जो उनको करना करे। रशिया को प्रॉब्लम यह है कि अगर रशिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है, जो उसके बहुत पास पास हैं, वो कंट्रीज जाके अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेंगी जो जिसको बनाया गया था सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए, तो वो कंट्रीज फिर मिसाइल्स रख सकती हैं अपने पास ऐसे वेपन्स रख सकती हैं जो कि डायरेक्टली रशिया को अटैक कर सकते हैं। इस वजह से रशिया को टेंशन थी कि तुम होगे स्वतंत्र कंट्री, तुम होगे अपने मर्जी के मालिक, बट तुम हमारे पास रह के किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा एक डिबेट है, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि वो आपका नेबर है, वो नेबर होगा, बट अल्टीमेटली वो एक स्वतंत्र देश है, उसकी जो मर्जी होगी, जो उसके देशवासी कहेंगे, नागरिक कहेंगे, वही सच्चाई होगी और वही किया जाएगा। तो किसी बाहर के देश को, चाहे आपका पड़ोसी भी हो, वो आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है। ये एक साइड है। और दूसरा साइड ये कह रहा है कि आप हमारे पड़ोसी हो, तो अगर आपने अपने घर में विष फैला के रखा है, आपने अपने घर में वेपन्स रखे हुए हैं, तो हमको उससे खतरा हो सकता है, तो इसलिए हम कुछ तो करेंगे अपने आप को उससे बचाने के लिए। तो ये जो कांस्टेंट टसल है, इसी वजह से हमेशा ये रशिया के बीच में या फिर सोवियत यूनियन के बीच में और ये नेटो कंट्रीज में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था और आज भी रहता है। तो ये तो सारी बात हो गई रशिया की और नेटो की और सोवियत यूनियन की। अब हम बात करते हैं कि इस सारी सिचुएशन में यूक्रेन कहां पे आता है। यूक्रेन की बात कुछ ऐसी है कि सोवियत यूनियन जब एक साथ था तो उसमें सबसे बड़ा कंट्री तो था रशिया, जो सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा कंट्री था वो था यूक्रेन। अब इतना बड़ा कंट्री होने के बाद, और इसका ऑब्वियसली बॉर्डर जो है रशिया के साथ लगता है, तो वो
एक और बात है कि तो इतना बड़ा कंट्री है, उसके बाद रशिया के साथ बॉर्डर लगता है, और उसके अलावा रशिया सोवियत यूनियन जब एक साथ था तो बहुत सारे उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स थे और उनके बहुत सारे इंस्टॉलेशंस यूक्रेन के अंदर थे। और अब जब ये सारे कंट्रीज अलग अलग हो गए और अब यूक्रेन इतना बड़ा देश होके जो पहले सोवियत यूनियन के साथ था, रशिया का एलाय था, अब वो कह रहा है कि वो नेटो ज्वाइन करेगा। और ये उसने कहा 2008 में नेटो को ज्वाइन करने की पेशकश की यूक्रेन ने। उन्होंने कहा कि हमको आपको ज्वाइन करना है। जब ये अनाउंसमेंट हुआ तब रशिया को अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई कि बाकी तो कंट्रीज जा ही रही हैं आसपास से, बट ये इतनी बड़ी कंट्री है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है, अगर ये भी नेटो को ज्वाइन कर लेगी तो एक सीरियस खतरा हमारे लिए हो सकता है। इस वजह से रशिया को यूक्रेन के साथ बड़ी समस्या थी। अब अगर सिर्फ यूक्रेन की बात करें तो ऐसा नहीं कि सारे यूक्रेन के जो लोग हैं वो नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं और रशिया से सब नफरत करते हैं, ऐसा नहीं है। यूक्रेन के अंदर भी लोग बटे हुए हैं, जैसे किसी भी देश में होता है। कोई भी देश ऐसा नहीं होता जिसमें सारे लोग एक ही बात मानते हैं, क्योंकि विविधता उसी को कहते हैं ना, हर इंसान की अपनी सोच होती है। तो वैसे ही यूक्रेन में जो ईस्टर्न हिस्सा है यूक्रेन का, वो रशिया के साथ सिंपैथेटिक है और वो रशिया से रिलेट करते हैं कि हाँ हम लोग रशियंस ही हैं और हमारा उन्हीं के साथ सही रहेगा। बट जो वेस्टर्न हिस्सा है वो नेटो के प्रति सिंपैथेटिक है। उनको लगता है कि हमको नेटो कंट्रीज को ज्वाइन करना है, हमको यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना है, उनके साथ हमको ट्रेड बढ़ाना है अपना। तो ये जो कंट्री है वो भी हालांकि मेजॉरिटी तो नेटो के सपोर्टर्स हैं, बट कुछ हिस्सा है ईस्ट में जो रशिया को सपोर्ट करता है, जो प्रो रशियन है। तो ये जो पूरा 2000 का दशक था, इसमें ये धीरे धीरे जो है यूक्रेन के अंदर प्रो नेटो सेंटिमेंट्स बढ़ रहे थे, यानी ऐसी भावना बढ़ रही थी कि हमको नेटो ज्वाइन करना है। और 2008 में ऑब्वियसली उन्होंने पेशकश की कि भाई हमको नेटो का हिस्सा बनना है। इसके बाद साल 2014 में, यानी आज से 8 साल पहले, रशिया और यूक्रेन के रिलेशंस में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उस साल हुआ ये कि उस टाइम जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था विक्टर यानुकोविच। वो एक प्रो रशियन लीडर थे, यानी उनको ये लगता था कि हमको रशिया के साथ ही मिलना चाहिए, उन्हीं के साथ हम रहेंगे। तो इसीलिए जब ये बात बहुत तूल पकड़ रही थी कि अब यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में मिल जाना चाहिए, तो इस प्रेसिडेंट ने ये कहा कि हम नहीं मिलेंगे यूरोपियन यूनियन के साथ, हम रशिया के साथ ही रहेंगे। तो जब ये उसने अनाउंस किया तो यूक्रेन की जनता भड़क गई। उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, हमने तो डिसाइड किया था, हमारा तो जनता ही कह रही है, मेजॉरिटी कह रही है कि हमको यूरोपियन यूनियन में मिलना है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि हम नहीं मिलेंगे। तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे यूक्रेन में, और वो धीरे धीरे प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट हो गए, क्योंकि उन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए प्रेसिडेंट ने फोर्स का इस्तेमाल किया और उन प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोगों की जानें गई और वो धीरे धीरे प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। और जब भी कोई प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है तो एक रिवॉल्यूशन का रूप ले लेता है, और वही 2014 में यूक्रेन में हुआ। जब ये सिचुएशन बहुत हाथ से बाहर निकल गई, बहुत लोगों की जानें चली गई प्रोटेस्ट के दौरान, तो रशियन प्रेसिडेंट विक्टर देश छोड़ के भाग गए, वो पहुंच गए रशिया, और वहां से उन्होंने और अपने आगे अनाउंसमेंट्स किए कि हम यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करेंगे। बट अब क्योंकि अब वो देश में रहे ही नहीं थे, तो पूरी जो सिचुएशन है यूक्रेन की वो पूरी तरह से लड़खड़ा गई, पॉलिटिकल सिचुएशन। और इसी सब खराब सिचुएशन के दौरान, इंस्टेबिलिटी के दौरान, रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के साउथ के एक रीजन में जिसका नाम है क्रीमिया। ये जो क्रीमिया जगह थी ये रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये यूक्रेन के सदर्न पार्ट में है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रीमिया एक पोर्ट रीजन है, यानी यहां पे एक बंदरगाह है। और ये एक नॉर्मल बंदरगाह नहीं है, ये एक ऐसा बंदरगाह है जहां पे हर समय साल के 12 महीने में शिप्स आ जा सकती हैं। ये बंदरगाह ऑपरेशनल रहता है। अब इंडिया में रह के शायद आपको सुन के लगेगा कि इसमें ऑपरेशनल की क्या बात है, कोई भी बंदरगाह ऑब्वियसली हर समय काम करता है, बट रशिया में ऐसा नहीं है। रशिया में जो उनके पास मैक्सिमम जो उनके पास जो पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह हैं, वो उनके जो नॉर्दर्न रीजन में है, आर्कटिक सागर के रीजन में, वो साल के बहुत सारे महीने वो फ्रीज हो जाते हैं, पानी जम जाता है, तो वहां पे शिप्स काम ही नहीं कर सकती, वो ऑपरेशनल नहीं रहते। तो उनको एक ऐसा पोर्ट चाहिए जो गर्मियों के जो ठंडी के महीने में मतलब साल के हर समय ऑपरेशनल रहे। इस वजह से क्रीमिया पे उन्होंने अटैक किया, क्योंकि वहां पे पोर्ट है और उस पोर्ट के ऊपर इन लोगों को कब्जा चाहिए था। हालांकि वो पोर्ट यूक्रेन का था, वो एरिया यूक्रेन का था, फिर भी उन्होंने हमला करके उस रीजन को कैप्चर कर लिया। अब यहां भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा नहीं था कि रशियन आर्मी वहां पे ऑफिशियली नहीं आई थी क्रीमिया में। क्रीमिया में जो लोग आके हमला कर रहे थे, वो उन्होंने जो यूनिफॉर्म्स पहनी थी उस पर कोई इंसिनिया ही नहीं था। मतलब
कभी भी ऑफिशियली ये नहीं कहा गया कि रशियन आर्मी वहां पे अटैक कर रही है, बट अल्टीमेटली ये अटैक सक्सेसफुल हुआ। क्रीमिया पे जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनको जब कैप्चर कर लिया गया, चेक पॉइंट्स को कैप्चर कर लिया गया, उसके बाद क्रीमिया को ऑफिशियली एनेक्स कर लिया गया रशिया के अंदर, यानी अब क्रीमिया रशिया का एक हिस्सा था। एक बार जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, उसके बाद प्रो रशियन फोर्सेस जो हैं उन्होंने जाके यूक्रेन के ईस्टर्न हिस्से में प्रोविंस हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क, उन दोनों रीजन्स पे वहां पे टेंशन शुरू हो गई, क्योंकि उस रीजन के बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि हमको रशिया में मिलना है। और ये जो ग्रुप्स थे जो यूक्रेन सरकार से कह रहे थे कि हमको रशिया में मिलना है, उन ग्रुप्स को सेपरेटिस्ट कहते हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमको यूक्रेन से सेपरेट होना है। तो इन सेपरेटिस्ट रेबल फोर्सेस को रशियन सपोर्ट करने लगे कि हाँ, अगर आपको रशिया में मिलना है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो वहां पे ये जो दो रीजन्स हैं लुहांस्क और डोनेट्स्क, इनमें बहुत टेंशन हो गई। इन दोनों रीजन्स में इतनी टेंशन हो गई थी, इतनी हालत खराब हो गई थी कि यूक्रेन का हिस्सा होने के बावजूद भी यूक्रेन को बहुत सारी इनको रियायतें देनी पड़ी और उनको बहुत ऑटोनॉमी मिली इन दोनों जगहों को कि हाँ, आप हमसे थोड़ा अलग भी एक्ट कर सकते हो, अपनी पॉलिसीज बना सकते हो। ये सारी बातें जो हैं ये 2014-15 तक की हैं। बट आज क्या हो रहा है, आज क्यों रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया? आज की सिचुएशन ऐसी है कि जो यूक्रेनियन के करंट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ओपनली इस बात को कहा कि वो उनकी सरकार की उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा कि उनको नेटो को ज्वाइन करना है, कुछ भी हो अब उनको नेटो को ज्वाइन करना है। ये उन्होंने बहुत ओपनली इस बात को कहा। और ऑब्वियसली रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनको ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। शुरू से ये टेंशन थी कि यूक्रेन को ज्वाइन नहीं करने देंगे, और अब जब वो इतना ओपनली कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता है। इसी सिलसिले में लगभग आज से 2 महीने पहले पुतिन ने जो नेटो के बड़े बड़े कंट्रीज हैं, अमेरिका, यूके, फ्रांस, इन कंट्रीज के साथ, इनके लीडर्स के साथ मीटिंग की वर्चुअली, और उन मीटिंग्स में इन डिमांड्स को रखा रशिया ने। पुतिन ने यह कहा कि हमको इस बात की गारंटी दी जाए कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा कभी भी नहीं बनेगा, नेटो कभी भी यूक्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी दी जाए। और कुछ एश्योरेंसेस मांगे, और कुछ गारंटीज मांगी, और कुछ कंडीशंस रखी पुतिन ने नेटो के लीडर्स के सामने। बट ऑब्वियसली नेटो के लीडर्स ने कहा कि वो इन डिमांड्स को नहीं मानेंगे। उनका कहना यह है कि नेटो एक पूरी तरह ओपन संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री अलायंस है, और ये कंप्लीटली ओपन है। यानी कोई भी देश आएगा और वो कहता है कि हमको ज्वाइन करना है तो हम उसको मना नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हम तुमको नहीं अपना हिस्सा बनाएंगे। इस वजह से ये दोनों सिचुएशंस, दोनों तरफ से नेटो के साइड के जो कंट्रीज है वो और रशिया, ये दोनों अपने स्टैंड को लेके बिल्कुल भी रिलेंट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपनी बात पे खड़े रहेंगे, बरकरार रहेंगे। तो ये जब सारी बातें थी, जब ये डायलॉग जो था ये फेल होते हुए नजर आया कि कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो पुतिन ने अपनी फोर्सेस को ऑर्डर दे दिया कि यूक्रेन के साथ जो उनका बॉर्डर है वहां पे अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करने का ऑर्डर दे दिया कि वहां पे जाके तुम रेडी हो जाओ, इमिनेंट है इन्वेजन, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। और दूसरी तरफ एक ये भी बात कही जा रही थी रशियन मीडिया में कि जो डोनेट्स्क, लुहांस्क के जो रीजन्स हैं वहां पे जो सेपरेटिस्ट फोर्स हैं जो कॉन्स्टेंटली लड़ाई कर रहे हैं यूक्रेनियन आर्मी के साथ, उन लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रशिया से जुड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ जिनोसाइड हो रहा है वहां पे, यानी उन लोगों को मारा जा रहा है और हमको बुलाया जा रहा है, रशियंस को वो बुला रहे हैं मदद करने के लिए। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जाके अपने भाइयों की वहां पे मदद करें। ये चीज रशियन कंट्री के अंदर रशियन मीडिया जो है इस बात को बता रही है, ये बताया जा रहा है वहां पे। दूसरी तरफ जो नेटो कंट्रीज हैं और यूक्रेनियन जो गवर्नमेंट है वो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरी तरह ये प्रोपेगेंडा है, कहीं हम किसी भी संप्रदाय के लोगों पे इस तरह उनको मार नहीं रहे हैं, उनको परसिक्यूशन नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी कहा गया एक्चुअली कि पुतिन ने भी अपनी स्पीचेस में कहा है कि जो इस समय यूक्रेनियन गवर्नमेंट है, ज़ेलेंस्की जो प्रेसिडेंट है वहां के, वो एक नियो नाजी रिजीम है, यानी नाजी आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं और इसीलिए वो ऐसे लोगों पे हमला कर रहे हैं जो रशिया में मिलना चाहते हैं। और इसके जवाब में ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर थे वो ज्यू थे और उन्होंने उनके जो ग्रैंडफादर के रिलेटिव्स थे वो मारे गए थे और उन्होंने एक्चुअली लड़ाई की थी नाजी रेजिम के खिलाफ। और ज़ेलेंस्की आज भी वो भी एक ज्यू हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि वो ज्यू कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक्चुअली लड़ाई की है, उनके पूरे खानदान ने नाजी आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ाई की है। आज भी वो उसी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं कि कभी भी किसी भी ऑप्रेसिव रिजीम को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो कैसे ऐसा कह सकते हैं कि वो
किसी लोगों को जिनोसाइड कर रहे हैं या मार रहे हैं। तो ये दोनों साइड्स अपनी अपनी स्टोरीज बता रही हैं और इसमें पता नहीं चल रहा है कि इसमें सच्चाई वहां पे क्या है एग्जैक्टली। पर जो भी हो, फरवरी के महीने में कॉन्स्टेंटली जब वहां पे मोबिलाइजेशन हो रहा था रशियन आर्मी का बॉर्डर के रीजन्स में, तो नेटो कंट्री स्पेशली यूएस कॉन्स्टेंटली वार्निंग्स दे रहे थे जेलेंस्की को और यूक्रेनियन गवर्नमेंट को कि आपके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, क्योंकि वहां बहुत सारी रशियन ट्रूप्स इकट्ठा हो चुके हैं। बट रशियन जो वहां पे मीडिया है वो कॉन्स्टेंटली एक पॉइंट के बाद ये कह रहे थे कि ठीक है, हमारी बातें हो चुकी हैं, अब हम अपने फोर्सेस को वहां से हटा देंगे। बट एक्चुअली फोर्सेस को वहां पे हटाया नहीं गया था और फाइनली 24 फरवरी को रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने एक एड्रेस किया, एक टेलीवाइज्ड उन्होंने अनाउंसमेंट किया और उस अनाउंसमेंट में उन्होंने लंबी सी एक स्पीच दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे हमारे साथ सोवियत यूनियन जब टूटा तो 15 कंट्रीज अलग हो गए, हम तो सब अलग अलग हो गए, फिर भी नेटो बना हुआ है और वो हमारी सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है। और बहुत सारी बातें उन्होंने उसमें कही। उस स्पीच के लास्ट का हिस्सा जो था उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि वो अब यूक्रेन के ऊपर एक फॉर्मल अटैक करने जा रहे हैं। उन्होंने एक्चुअली इसको अटैक नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैंने ऑर्डर दिया है कि मैं मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने जा रहा हूं। और अब जो दो रीजन्स हैं ईस्ट के हिस्से में यूक्रेन में, डोनेट्स्क और लुहांस्क, उन दोनों को हम हेल्प करेंगे, वहां पे हम पीस कीपिंग करेंगे, यानी वहां पे हम शांति बनाने में मदद करेंगे। ये उसने ऑफिशियली अनाउंस किया। और उसके जो रिस्पॉन्स में ऑब्वियसली ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एक फुल ब्लोन इन्वेजन लॉन्च कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ईस्टर्न हिस्से में या सदर्न हिस्से में अटैक किया है। एक्चुअली रशियन फोर्सेस 3 तरफ से यूक्रेन को घेरे हुए हैं। एक तरफ नीचे से क्रीमिया से, जो ऑलरेडी रशिया ने एनेक्स किया हुआ है, तो रशिया का हिस्सा है, वहां से घुस रही है अंदर। फिर ईस्टर्न साइड से ऑब्वियसली उनका बॉर्डर लगता है, तो वहां से रशियन फोर्सेस आ रही हैं। और नॉर्दर्न साइड से भी जो बेलारूस का रीजन है, वहां पे भी वो भी कंट्री, वहां की जो गवर्नमेंट है वो प्रो रशियन है, तो वहां से भी फोर्सेस आ रही हैं जो यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए। और कीव का जो रीजन है, यानी यूक्रेन की जो राजधानी है, वहां पे अटैक हो रहा है, उसका घेराव हो रहा है। और कभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि कीव के जो डिफेंसेस हैं वो कभी भी अब गिर सकते हैं। बेलारूस के भी जो लीडर्स हैं वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि हमारी फोर्सेस तो वहां पे नहीं गई हैं, बट वहां से आ तो रही हैं फोर्सेस, रशियन फोर्सेस। इस सब के दौरान जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उन्होंने अपने नेशन को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि हालांकि उनको ऑफर दिया गया था नेटो के कंट्रीज द्वारा कि उनको उनकी फैमिली को वहां से निकाल लेंगे, बट उन्होंने इस ऑफर को मना किया और वो यूक्रेन में रुकेंगे आखिरी दम तक और अपने कंट्री को वो इस फॉरेन इन्वेजन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे टू द लास्ट मैन। उन्होंने एक बहुत इमोशनल स्पीच दी थी अपने देशवासियों को और उन्होंने आग्रह किया था कि आप भी वेपन्स उठाओ और ये जो रशियन इन्वेडर्स, एग्रेसर्स हमारे कंट्री में आ रहे हैं, उनको आप रोको। अगर मिलिट्री की बात की जाए तो रशियन मिलिट्री बहुत ज्यादा बड़ी है कंपेयर टू यूक्रेनियन मिलिट्री। और उसके अलावा वेपनरी जो उनके पास है, एयरफोर्स और जो लैंड वेपन्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं रशिया के पास। और ये बात क्लियर है कि यूक्रेन उनके सामने सिर्फ अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को यूज करके वो उनको डिफेंड अपने आप को नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत सारे सिविलियंस को वेपन्स दे दिए गए हैं और सिविलियंस भी एक्चुअली डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि नेटो कंट्रीज एक्चुअली हेल्प क्यों नहीं कर रही है यूक्रेन की, अपनी मिलिट्री को नहीं भेज रही है। उसका एक जो ऑफिशियल रीजन है वो तो ये है कि नेटो का कभी भी यूक्रेन एक ऑफिशियल मेंबर नहीं बन पाया। हालांकि उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की थी, बट अभी भी वो मेंबर नहीं है। इसलिए नेटो की कंट्रीज डायरेक्टली अपने सोल्जर्स को वहां नहीं भेज सकते। हालांकि ये सारे कंट्रीज इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन्होंने काफी मिलिट्री एड भेजा है इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, टैंक्स भेजे हैं, अपने आर्मर्ड व्हीकल्स भेजे हैं, पैसा बहुत भेजा है, बंदूकें भेजी हैं। बट डायरेक्टली एक्चुअली यूएस प्रेसिडेंट ने तो अनाउंस कर दिया था कि कभी भी वो अमेरिकन ट्रूप्स को यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं भेजेंगे, तो उन्होंने शुरू में कह दिया था। तो ये बात तो क्लियर है कि वहां पे मिलिट्री तो नहीं आने वाली बाहर से। जितना भी बाकी तरह से हेल्प कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए गए हैं रशिया के ऊपर। जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं उन्होंने कह दिया है कि हम रशिया के साथ इकोनॉमिक डीलिंग्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल करेंगे, रोकेंगे और रशिया को पनिश करेंगे इकोनॉमिकली। इस तरह से वो रशिया को इनडायरेक्टली अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। बट रशिया ने कहा हुआ है कि जो भी कंट्री हमारे यूक्रेन के बीच में आएगा, स्पेशली मिलिट्री के एंगल से, यानी किसी कंट्री ने अगर इसमें मिलिट्रीली इन्वॉल्व होने की कोशिश की या फिर रशिया पर अटैक किया, तो अपनी स्पीच में पुतिन ने इस बात को साफ साफ कहा हुआ है कि हम इतना जोर से और इतना तेज अटैक करेंगे
कि जिस भी कंट्री ने हम पे अटैक किया उनके लिए बहुत बड़ा सबक होगा, अपनी पूरे इतिहास में उस कंट्री ने वो कभी देखा नहीं होगा। ऐसी ऐसी बात उन्होंने कही है पुतिन ने अपनी स्पीच में। तो एक तरह से वार्निंग है कि कोई भी देश आके इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व ना हो। अब बात यहां पे करते हैं कि इस सारी सिचुएशन में इंडिया कहां स्टैंड करता है। इंडिया के लिए सिचुएशन बहुत ही गंभीर है, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। उसका रीजन ये है कि इंडिया एक्चुअली रशिया पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है अपने मिलिट्री चीजों के लिए। यानी कि हमारे पास जो इतने सारे, हमारे पास जो शिप्स हैं, हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं, बहुत सारे वेपनरी जो हमारे पास हैं, वो बहुत हम रशिया से लेके आते हैं, या तो रशिया से खरीदते हैं या फिर जो हमारे पास एग्जिस्टिंग भी है वो रशियन ओरिजिन की है। तो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज, मिलिट्री टाइज हैं रशिया के साथ। अगर रशिया से हमारी दुश्मनी हो जाती है तो इंडिया के पास जो मिलिट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, यानी कमजोर हो सकती है। ये एक साइड है। दूसरी तरफ इंडिया की लगातार जो रिलेशंस हैं वो अमेरिका के साथ काफी इंप्रूव हुए हैं, काफी स्ट्रांग हुए हैं पिछले कुछ दशकों में। और ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रशिया जो है वो अमेरिका का अगेंस्ट रहता है, राइट। और एक और कंट्री है, एक और सुपर पावर है जो अमेरिका के अगेंस्ट रहता है, वो है चाइना। तो दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है। तो रशिया का दुश्मन है अमेरिका और चाइना का दुश्मन है अमेरिका। तो ऑब्वियसली इसीलिए रशिया और चाइना में बहुत अच्छी दोस्ती है। अब यहां प्रॉब्लम ये हो जाती है कि रशिया और चाइना में बहुत अच्छी दोस्ती है, बट इंडिया और चाइना के रिलेशंस बॉर्डर पे कई बार टेंशन में रहते हैं। तो इसी वजह से जब अगर इंडिया के साथ कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है चाइना का, तो ये बात बहुत मुश्किल हो जाएगी कि क्या रशिया इंडिया को सपोर्ट करेगा ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि रशिया और चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ये इस वजह से, इस एंगल की वजह से इंडिया को अमेरिका का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अमेरिका चाइना के अगेंस्ट है। तो अगर चाइना से कभी इंडिया की लड़ाई होती है तो हम ये सोच सकते हैं कि शायद अमेरिका हमारी मदद करे। बट अभी की सिचुएशन में हम अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, यूक्रेन का सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा हो जाएगा कि रशिया के अगेंस्ट जा रहे हैं और फिर रशिया से हमारी मिलिट्री के टाइज है। तो इस तरह से इंडिया के लिए सिचुएशन बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, फंसे हुए हैं बीच में। और इसीलिए इंडिया न्यूट्रल, अपनी न्यूट्रलिटी को ऑब्वियसली डिक्लेयर करते हैं हमेशा कि हम किसी की साइड पे भी नहीं है। बट ये हो जाता है कि न्यूट्रलिटी जब आप कहते हो तो आप फ्यूचर में आपके साथ अगर कुछ गड़बड़ होता है तो आपकी हेल्प करने के लिए कौन आएगा। अभी ये बात हो गई कि अभी 2 दिन पहले यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल जो थी उनकी एक बैठक हुई। उसमें 15 कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन को पास किया कि जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया है रशिया ने, उसको कंडेम करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया। इन 15 कंट्रीज में से 11 कंट्रीज ने कहा कि ये जो अटैक हुआ है ये पूरी तरह गलत है। इस अटैक को इन कंट्रीज ने कंडेम किया। इन कंट्रीज में ऑब्वियसली अमेरिका थे, फ्रांस, जर्मनी, यूके। बट 3 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने वोट ही नहीं किया इसमें, और उन 3 कंट्रीज में इंडिया एक था। इंडिया, चाइना और यूएई ने इस रेजोल्यूशन पे वोट ही नहीं किया। और इसके बारे में जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पे, उन्होंने कहा कि हम इस स्थिति से जो वहां पे हो रहा है, जो वायलेंस हो रहा है, उस वायलेंस को लेके हम बहुत रिग्रेट करते हैं। कंडेम नहीं कर सकते, कंडेम की बात नहीं की, क्योंकि कंडेम करना मतलब रशिया के अगेंस्ट जाना। तो इस तरह से बहुत संभाल के बोला गया कि हमको बहुत दुख है कि वहां पे वायलेंस हो रहा है और हम चाहेंगे कि दोनों साइड्स जल्दी जल्दी इस वायलेंस को खत्म करें। इस तरह से ये डिप्लोमेटिक तरह से बोला गया इस बात को, किसी भी साइड को फेवर नहीं किया गया। और इंडिया ने वोट ही नहीं किया इस रेजोल्यूशन के ऊपर, और चाइना ने भी वोट नहीं किया। चाइना ने इस तरह से कहा कि ये जो दोनों कंट्रीज हैं जो इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, उन दोनों के बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में सोचना चाहिए, किसी को डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। तो चाइना ने भी इस रेजोल्यूशन पे वोट ही नहीं किया। तो ये भी एक शायद से प्रॉब्लम हो सकती है कि कल अमेरिका ये बात कहेगा कि जब सिचुएशन आई थी तब आपने साथ नहीं दिया। तो ये सिचुएशन बहुत गंभीर बन सकती है इंडिया के लिए। बट फिलहाल की बात यह है कि इंडिया किसी भी साइड पे नहीं है, वो दोनों तरफ से भी किसी को भी फेवर नहीं कर रहा है। इंडिया के लिए समय इंपॉर्टेंट क्या है कि यूक्रेन में जो इंडियंस हैं, जो इतने स्टूडेंट्स हैं वहां पे, उनको सेफली वापस लाया जाए। यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस रीजन से एक्चुअली मैंने ये वीडियो बनाया था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये एक ऐसी लड़ाई है जो इस समय हो रही है। मैंने वर्ल्ड वॉर 2 की एक सीरीज बना रहा हूं और मैं जनरली हिस्ट्री की बात करता हूं, तो मैं काफी जो एंशिएंट बैटल्स हुए थे, जो डिसएग्रीमेंट्स हुए थे, उनके बारे में मैंने काफी बातें की हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जब हम सुनते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि उस समय जो हो रहा था वो कैसे, यार बहुत पहले की बात है, आज तो ऐसा हो नहीं सकता। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी,
उस समय कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था, जर्नलिज्म नहीं था, तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि फ्रंट पे हो क्या रहा है। आज अगर आप देखें, हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजीज है, हमारे पास सैटेलाइट्स है, हमको दिख सकता है स्काई से कि क्या हो रहा है वहां पे। हमारे पास न्यूज है, हमारे पास फेसबुक, हमारा सोशल मीडिया, हम तुरंत हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बट फिर भी डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज लगातार चल रही है और आज भी पता नहीं चल पाता कि हो क्या रहा है वहां पे, प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि आप जिस साइड की बात सुनो, आपको लगता है कि वही साइड सही है। अगर आप रशिया की बातें सुनते हो, रशिया की मीडिया की बात सुनोगे, तो आपको लगेगा जो रशिया कर रहा है वो सही है, रशिया पे अटैक किया गया था और वो रिटेलिएट कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, वहां जाके ये लगता है। बट अगर आप वेस्टर्न मीडिया की बात सुनते हो, आप ऐसे लोगों की बात सुनते हो जो नेटो को सपोर्ट करते हैं, नेटो के साथ बिलोंग करते हैं, उनकी बात से पूरी तरह लगेगा कि सारा गलत हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। हमारे अपनी कंट्रीज में भी अगर आप सोचो तो, इंडिया के अंदर भी आप अगर लोगों से पूछो तो लोग जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, अगर आप किसी ऐसे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो जो प्रो रशिया है, तो वो यही इस तरह से कहेगा कि ये, वो इस तरह से इस पूरी बात को बताएगा कि आपको लगेगा कि सारी गलती यूक्रेन की है। और अगर आप किसी ऐसे यूट्यूब चैनल्स को या ऐसे न्यूज चैनल्स को फॉलो करते हो जो अमेरिकन है, प्रो नेटो है, तो आपको लगेगा कि ये सारा गलत हो रहा है, सारी गलती इसमें रशिया की है। जब मैं ये बात सोचता हूं तो सारा ये जो मन में खिचड़ी बनती है, तो वो सोच के मुझे ये लगता है कि क्या डिफरेंस है आज हम में और वर्ल्ड वॉर 2 की जो जनता थी उसमें। मैं अक्सर अपने वीडियोस में मैं जो बनाता हूं, मैं कहता हूं लास्ट में कि आप इमेजिन करिए कि अगर आप उस टाइम वहां पे होते तो आप क्या करते। और ये सोच के मुझे बहुत दुख होता है कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे आज मैं ये कह सकता हूं कि हम आज ऐसी सिचुएशन में हैं। हम ये देख रहे हैं कि कहीं लड़ाई हो रही है। ये पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक यूरोपियन कंट्री ने एक दूसरे यूरोपियन कंट्री के ऊपर हमला कर दिया और बाहर से कोई भी कंट्री इंटरवीन नहीं कर रहा है। ये हमारे सामने हो रहा है और हम लगातार, हमको पता चल रहा है कि वहां पे लोगों की जानें जा रही हैं, दोनों तरफ से फौजी मर रहे हैं, सिविलियंस मर रहे हैं यूक्रेन में, इतने लोगों की वहां पे जानें चली गई, लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, ये हमारे सामने हो रहा है। बट देखिए यहां पे भी कैसे प्रोपेगेंडा का कमाल होता है कि दोनों तरफ की आपको कहानी सुनने को मिल रही है, तो लोग कैसे कट्टर बन जाते हैं कि सही हो रहा है, इनको सबक सिखाया जाना चाहिए, और दूसरी तरफ बोल रहा है कि अरे ये तो एकदम गलत कर रहे हैं। तो ये जो क्लैरिटी कभी भी नहीं आ पाती, ये आज भी है। टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है बट कोई अंतर नहीं है, हम आज भी उतने ही अंधेरे में हैं जितने हम 100 साल पहले थे। इसीलिए मेरी आपसे एक बहुत बहुत सीरियस रिक्वेस्ट है कि आप ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज ऐसी कोई भी न्यूज आगे शेयर करने से पहले, फैलाने से पहले, कोई भी न्यूज नहीं, सिर्फ कोई भी वीडियो जो बहुत बहुत कट्टर हो, जो बहुत प्रोपेगेंडा फैला रहा हो, जो बहुत इसको ग्लोरीफाई कर रहा हो इस वॉर को कि यार ये हो रहा है, ये लड़ाई हो रही है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, इस चीज को अगर आप शेयर कर रहे हैं किसी को आगे, तो सोचिए एक बार कि इस सब के एंड में जो सफरिंग होती है, जो नुकसान होता है, वो आम जनता का होता है। जो सियासतें होती हैं, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके जो लीडर्स होते हैं, वो तो कुछ ही होते हैं, बट बड़े स्केल पे जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो जाने जाती है, वो सिविलियंस की जाती है, जिनको शायद से इस पूरे क्राइसिस से कोई खास लेना देना भी ना हो। इंडियंस से जो वहां पढ़ने गए थे, उनको क्या पता था कि यहाँ पे ये सब हो जाएगा, और अब वो भी वहां पे फंसे हुए हैं। तो हमेशा जो आके जो गिरता है एक्स, वो हमेशा सिविलियंस के ऊपर गिरता है, और इसीलिए सिविलियंस ही सफर करते हैं। मुझे पर्सनली ये सोच के बहुत बहुत दुख होता है जब मैंने सुना था कि एक्चुअली इन्होंने अटैक शुरू कर दिया है और 3 तरफ से अटैक हो रहा है, राजधानी के ऊपर घिराव हो रहा है। तो ये सब सुन के, लोगों की जाने जा रही है, सब सुन के बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मैंने वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में ऑलरेडी मैं पढ़ रहा हूं, मैं बातें करता हूं उसके बारे में बहुत, और मैं जब उसके बारे में और जानता हूं तो मुझे समझ में आता है कि ये कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, कितने लोगों की जाने गई थी, और ये कभी भी इसका रिजल्ट ना, कभी ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट में रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लीजिए कि रशिया पूरी तरह से जीत जाती है, तो जो लोग वहां पे, रशिया ने उसको अब्सॉर्ब कर लिया, तो अब वहां पे लोग एकदम से खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। या फिर अगर रशिया यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाता और यूक्रेन के लोग अपने कंट्री को डिफेंड कर लेते हैं, तो रशियंस खुश हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। ये कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट में रिजल्ट निकलता ही नहीं है, और यही हमको समझने की जरूरत है। जब भी आप किसी बात को सुनते हैं, तो कभी भी उसको एक साइड से मत देखिए, दूसरी तरफ का पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करिए, और याद रखिए कि हमेशा
जो सफरिंग होगी, जो नुकसान होगा, वो नॉर्मल जनता का ही होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि नॉर्मल जनता की जो सफरिंग है वो खत्म हो और ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी से जल्दी खत्म हो। और काश हम अपनी जो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इतना जर्नलिज्म है, उसको यूज करके हम सारे लोगों को अवेयर कर पाए और मानवता के साथ खड़े हो पाए।